हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं रजी अख्तर। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 11th क्लास के थर्ड चैप्टर को, नहीं जिसका नाम है, आप जानते हो बच्चों क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बहुत आसान सा है, थ्योरेटिकल है, आपको मज़ा आएगा। तो देखिए इसमें हमें स्टडी करना है बच्चों क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले कुछ लॉज जो हिस्ट्री है वो आपको देखना होगा, बेसिक है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन, जो एलिमेंट्स थे हमारे पास डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, उसको क्लासिफिकेशन का यहाँ पे मतलब क्या है। तो बच्चों क्लासिफिकेशन का मतलब है कन्वीनियंट, आसानी, कि कुछ इस तरह से हम लोग उसको अरेंज करें ताकि हम इजीली उनको स्टडी कर पाएँ। या अगर मान लो किसी ग्रुप में अरेंज करते हैं या किसी पीरियड में अरेंज करते हैं, तो इससे ये होता है कि अगर आप एक एलिमेंट के बारे में स्टडी करोगे तो बाकी के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो किया इन्होंने, फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज डन बाय लेवोजियर, जिसको आप लेवोजियर क्लासिफिकेशन कहते हो बच्चों, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, सिंपल सा काम, के एलिमेंट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, एक को बोला मेटल और दूसरे को नॉन मेटल। तो उस टाइम मोस्टली जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उनको इन्होंने मेटल एंड नॉन मेटल में डिस्कवर कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अब मेटल क्या होता है, तो सबसे आसान सा डेफिनेशन ये है बच्चों कि मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। व्हाई? बिकॉज इट हैज कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो मेटल कहलाएगा, ठीक है। और नॉन मेटल वो होगा बच्चों जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जैसे क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल हो गया। ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो लेवोजियर ने उस टाइम डिस्कवर्ड एलिमेंट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल। ये पहला क्लासिफिकेशन था। लेकिन इसका एक लिमिटेशन ये था कि मेटलॉइड के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। नहीं, मेटलॉइड को आप कहां रखेंगे, मेटलॉइड को कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो ये इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया ठीक है। तो इसका लिमिटेशन ये था कि he was not able to classify metalloid, getting or not, ठीक है, he was not able to classify metalloid। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए which of the, एकदम बेसिक, which of the following is oblique are नॉन मेटल्स, तो आप बताइए इसमें कौन कौन सा केमिकल स्पीसीज नॉन मेटल है। जैसे मैंने लिखा ब्रोमीन पहला, दूसरा लिखा आयरन, तीसरा आपके पास है फास्फोरस, और चौथा आपके पास है बच्चों फ्लोरीन। तो आप बताइए इसमें कौन कौन सा नॉन मेटल्स हैं। नहीं, इज ऑब्लिक आर। दूसरा है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन इज ऑब्लिक आर मेटल्स। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। इस सबसे पहले ये आपके पास है क्रोमियम, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे ये आपके पास है एक कोबाल्ट, बी आपके पास है निकल, सी आपके पास है मरकरी, डी आपके पास है फास्फोरस, सल्फर। तो आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर नॉन मेटल्स, और दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर मेटल्स। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बताइए मेटलॉइड, सॉरी मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं होगा।
ये तीनों आपके पास क्या है बच्चों, नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर मेटल्स, तो कोबाल्ट को आप मेटल बोलते हो, निकल को मेटल बोलते हो, मरकरी को मेटल बोलते हो, ये आपका नॉन मेटल है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो लेवोजियर ने क्या किया बच्चों, एलिमेंट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, एक को बोला मेटल और दूसरे को नॉन मेटल। तो जितने मेटल थे उनको एक कैटेगरी में अरेंज किया और जितने नॉन मेटल थे उसको दूसरे कैटेगरी में अरेंज किया। इनका लिमिटेशन क्या आया, तो ही वॉज नॉट एबल टू क्लासीफाई मेटलोइड। मेटलोइड को कहाँ क्लासीफाई करेंगे आप, ये इन्होंने नहीं बताया, तो ये इसका क्या हो गया लिमिटेशन, और इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद आया, ये भी बहुत फेमस है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, डोबेरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड्स। डोबेरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड में क्या हुआ कि डोबेरेनर्स ने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया जिसको आप ट्राइएड्स कहोगे, नहीं तो ही क्लासिफाइड एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइएड्स। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, देखो जरा ध्यान से, द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ अदर 2। देखो 3 का आपने क्या किया, ग्रुप बनाया, तो फर्स्ट एंड 3 का अरिथमेटिक मीन लोगे तो मिडिल का एटॉमिक वेट आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू डोबेरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड। द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ अदर 2 एलिमेंट। जैसे देखिए आपने 3 एलिमेंट को ट्राइएड में कन्वर्ट किया, x, y एंड z, तो x और y के एटॉमिक वेट को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, अरिथमेटिक मीन का मतलब यही हुआ बच्चे, तो आपको एटॉमिक वेट ऑफ y मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का एक ट्राइड बनाया किसने, डोबेरेनर्स ने। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो आप देखो लिथियम 7 होता है, पोटेशियम 39, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो जो मिलेगा वो क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू डोबेरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। वेरी सिंपल, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। एक और ट्राइड देखिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, कैल्शियम कितना होता है बच्चे 40, बेरियम कितना होता है 137, आप ऐड करिए इसको तो आया 177/2। ठीक है, रिजल्ट आपको मिला 88.5, ऑलमोस्ट है, तो ये एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रोंशियम हो गया। ठीक है, फिर आइए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन है ना बच्चों, क्लोरीन 35.5, आयोडीन 127, दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, क्या मिला आपको 81.25, ऑलमोस्ट इसके बराबर, तो ये आ गया एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन। ठीक है ना, तो इसे आप कहते हैं डोबेरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड। इन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा ट्राइएड, और इन्होंने कहा कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन अगर निकालते हो एटॉमिक वेट का, तो जो मिडिल वाला है उसका एटॉमिक वेट आपको मिल जाएगा, और तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स कि अगर आप इसके अबाउट स्टडी करोगे तो इनसे इन दोनों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। दैट मीन इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, इनकी भी सिमिलर होगी और इनकी भी सिमिलर होगी। ग्रुपिंग किया इन्होंने डोबेरेनर्स ने अपने लॉ ऑफ ट्राइएड में। अब आइए इसका पूछा गया लिमिटेशन, इसको क्यों डिस्कार्ड किया गया, तो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन ट्राइएड। उस टाइम जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे सब का ट्राइएड नहीं बनाया उन्होंने, कुछ कुछ का बनाया, कुछ को इंक्लूड नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई। आपको जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं दैट टाइम सबको ट्राइएड में कन्वर्ट करते तभी एक्सेप्ट होता, तो ये रिजेक्ट हो गया बच्चों। अब आइए नेक्स्ट आया, दैट इज कॉल्ड लूथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मे बी स्कूल वगैरह में पूछे, लूथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व क्या है। तो लूथर एंड मेयर ने एक ग्राफ प्लॉट किया बच्चों, एटॉमिक वॉल्यूम, देखिए ध्यान से, एटॉमिक वॉल्यूम एंड जो ही लूथर में प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड उनका जो एटॉमिक वेट है ऑफ द एलिमेंट अगेंस्ट देयर, देखिए एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जिसको कहते हो। ठीक है, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। नहीं, इस कर्व में कई सारे पोजीशन बनाए गए, एक को कहा गया पीक, दूसरे को असेंडिंग पोर्शन,
नेक्स्ट को डिसेंडिंग बोल्डर, जो पीक पे होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जो असेंडिंग के मिडिल पे होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, डिसेंडिंग के मिडिल पे होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, और जो बॉटम पे होगी उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। नहीं तो लूथर Mayer plotted a graph between atomic volume of the element against their atomic mass and observed that element with similar property occupy similar क्या कर्व। तो देखो बच्चों ये कर्व है, ये है आपका एटॉमिक वॉल्यूम और ये है आपका एटॉमिक वेट, इसको बोलते हैं पीक। तो पीक पे जो जो एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो आप देखिए पीक पे क्या है बच्चों, अल्कली मेटल्स, और आप जानते हैं ये ग्रुप 1 एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। ये आपका डिसेंडिंग पार्ट है, तो डिसेंडिंग पार्ट में देखिए कौन कौन से है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो आपने देखा कि डिसेंडिंग पार्ट पे क्या है आपके पास, डिसेंडिंग पार्ट पे है अल्कलाइन अर्थ मेटल, नहीं दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है, समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक उसी तरह से कहा कि असेंडिंग पार्ट, तो देखो ये पार्ट आपका असेंडिंग है, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, आगे आयोडीन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि असेंडिंग पार्ट पे जिसको आपने रखा है वो हैलोजन है बच्चों, और इन हैलोजन की भी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है, इसके पीक पे भी रखा गया, इसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, तो इन ट्रांजिशन मेटल की भी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो इसे आप कहते हैं लूथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ज्यादा इसमें कोई खास नहीं है। लिमिटेशन क्या था, ही कुड नॉट क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस टाइम जितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, मान लो 40 की डिस्कवरी हुई थी, तो इन्होंने 40 को अरेंज नहीं किया, तो ये उसका लिमिटेशन हो गया। तो आइए देखिए भाई, नेक्स्ट जो आपके पास है, ये भी आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना, बहुत बड़े म्यूजिशियन है। देखो भाई, इफ इन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो पहला और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। नहीं समझे, आपने क्या क्या एटॉमिक मास से अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर से आए 8 पे, तो 1 2 3 4 5 को हमने इंक्रीजिंग में बढ़ाया, फिर से 1 2 3 4 5 किया, तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। नहीं आया समझ में, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, if elements are arranged in order of their increasing atomic weight, है ना, every 8th element has similar properties to the first one। तो पहला और 8वें की प्रॉपर्टी सेम होगी। just like in music फर्स्ट नोट और 8th नोट बराबर होता है। आप बोलते हो ना सा रे ग म प ध नि, तो सारे से शुरू किया, पधनी पे आए, तो फिर सारे मतलब 1 and 8th नोट जो म्यूजिक में क्या होता है, सिमिलर होता है। उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। लेट्स सी, जैसे मान लो जैसे आपके पास लिथियम है, तो यहां से शुरू किया हमने, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6 और ये 7, ये क्या आ गया 8। इसका मतलब ये फर्स्ट और 8 इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर यहां से काउंट करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, यहां से काउंट करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इस तरह से आगे भी आओगे आप, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट रिजेंबल टू ईच अदर। पहला और 8वां जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी मिलेगी आपको, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। अच्छा, इसके क्या लिमिटेशन है बच्चों, तो देखिए, दिस कॉन्सेप्ट वाज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली, मतलब आप 20 तक ही कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट अप टू कैल्शियम ही वैलिड है, मतलब 20 एटॉमिक नंबर 20 तक ही वैलिड है। और
दूसरा इसका जो लिमिटेशन ये था कि इनर्ट गैस के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी। जैसा कि आप जानते हो फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, नियन, तो इन्होंने नियन का कोई चर्चा ही नहीं करी, नहीं, तो इनको भी फाइनली डिस्कार्ड कर दिया गया कि नहीं भाई ये भी नहीं चलेगा। अब आइए इसके बारे में भी आप जानते होंगे बच्चे, मेंडलीव्स प्रेडिक्ट लॉ, है ना। तो जो अच्छी शुरुआत इन्होंने दी, मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ, इनको मान्यता मिली भी थी, बाद में फिर इसको भी डिस्कार्ड किया गया। देखिए इन्होंने जो अपना लॉ दिया, प्रेडिक्ट लॉ, कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इन्होंने क्या कहा बच्चों कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्या मतलब पीरियोडिक फंक्शन का? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक वेट। मतलब एटॉमिक वेट विल डिसाइड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक वेट। नहीं आया समझ में? तो इन्होंने भी प्रेडिक्टेबल बनाया बच्चे, और उस प्रेडिक्टेबल में देखिए कहा गया कि इट हैज 7 पीरियड्स, जिसको आप हॉरिजेंटल रो कहते हो, और वर्टिकल वाले को आपने क्या कहा, ग्रुप। तो इसके पास अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडलीव प्रेडिक्टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, तो आप कहेंगे 7, और कितने ग्रुप्स होते हैं, तो आप कहेंगे 9 ग्रुप्स, जो कि वर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि बाकी जितने भी इसके पहले लॉज आए हैं, नहीं, जो भी क्लासिफिकेशन किया गया उसमें, और इसमें क्या बेसिक डिफरेंसेस आपको दिख रहा है, नहीं, इससे पहले जो भी आपने देखा उसमें और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस देखा। तो सबसे पहले इनके मेरिट्स को काउंट किया गया, इसमें क्या क्या खास बात थी जो नोटेबल थी, नहीं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई ये गई कि उस टाइम टोटल 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। जब ये लॉ आया, मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ आया, एट दैट टाइम टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे बच्चों, और इन्होंने इन 63 एलिमेंट्स को अपने प्रेडिक्टेबल में जगह दिया, मतलब सबको इंक्लूड किया। बल्कि अच्छी बात ये थी कि इन्होंने प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट भी कर दिया, नहीं, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी भी प्रॉपर्टी इन्होंने बता दी अपने प्रेडिक्टेबल में, ठीक है। तो मेरिट ये था पहला इनका कि ऑल द 63 एलिमेंट्स व्हिच वाज डिस्कवर्ड वर इंक्लूडेड इन प्रेडिक्टेबल। ये पहला क्या था बच्चों, इनका मेरिट था। दूसरा, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर एलिमेंट। देखो इन्होंने क्या किया कि जैसे एल्युमिनियम के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, वहां पे इन्होंने एक गैप छोड़ दिया और उसको कह दिया एक्का एल्युमिनियम। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम के बाद जो ग्रुप में एल्युमिनियम के बाद जो एलिमेंट आने वाला है वो एक्का एल्युमिनियम कहलाएगा, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज इन्होंने बता दिया कि उनकी ये प्रॉपर्टी होगी। अब आप ये बताओ, अगर हमें पता चल जाए कि दुनिया में ये कुछ है ऐसा जिनकी ये प्रॉपर्टी है, तो साइंटिस्टों के लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको डिस्कवर करना, नहीं। तो जैसे बाद में फिर डिस्कवर किया, गैलियम मिला, तो गैलियम को ढूंढना आसान हो गया, साइंटिस्टों ने इसको डिटेक्ट कर लिया भाई। एक का सिलिकॉन सेलेनियम, इसको भी डिटेक्ट कर लिया, एक का बोरॉन जर्मेनियम, और एक का मैग्नीशियम टेलुरियम। तो ये देखो इन्होंने क्या किया, ढूंढ लिया इनको, नहीं। तो आप अगर याद रखना कि कौन कौन से एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया था मेंडलीफ ने अपने प्रेडिक्ट लेवल में, तो आप याद रखना गंगा से जमुना तक गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टेलुरियम, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट ऐसे थे जिनके फ्यूचर को डिस्कवर होने से पहले ही मेंडलीफ ने अपने प्रेडिक्ट टेबल में बता दिया था, ठीक है। तो गंगा से जमुना तक याद रखना आप, गैलियम, सेलेनियम, जर्मेनियम एंड टेलुरियम। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो ये था सेकंड मेरिट ऑफ या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्हाट, मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल। तीसरी बात ये थी, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ फ्यू एलिमेंट। देखो मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ आने से पहले जैसे आपके पास बेरिलियम है, इसका एटॉमिक मास 13.5 कोरिलेट किया गया।
जब इन्होंने डिस्कवर्ड किया या इन्होंने बेरिलियम की पोजीशन ऑक्यूपाई कराई एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग 9 आ रहा था। नहीं, तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक मास 13.5 नहीं होगा, ये गलत है। नहीं, ये कितना होगा, 9 होगा। और बाद में जब इंस्ट्रूमेंट आया, जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो वाकई 9 आया। नहीं, तो इन दिस वे आप कह सकते हो कि मेंडलीफ ने एलिमेंट के एटॉमिक मास का करेक्शन किया अपने प्रेडिक्ट लॉ के बेसिस पे। तो ये था बच्चों मेरिट्स या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मेंडलीफ लॉ। अब डिमेरिट्स और नेगेटिव पॉइंट जिस बेस पे इसको रिजेक्ट किया गया। नहीं, तो डिमेरिट्स एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ मेंडलीफ प्रेडिक्ट टेबल क्या होगा। सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट था मेंडलीफ लॉ का बच्चों, दैट इज व्हाट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को लेकर यहां पे टेंशन हुई। नहीं, देखिए आइसोटोप्स क्या होता है बच्चों, आइसोटोप्स क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, आप उसे आइसोटोप्स कहते हैं। नहीं समझ में आया। केमिकल स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट व्हाट, डिफरेंट मास नंबर, आप उसे कहते हो आइसोटोप्स। ठीक है। अब लोगों ने इनसे कहा कि ये बताओ आपका जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या है, आपके अकॉर्डिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है। तो इन्होंने कहा एटॉमिक मास पे, एटॉमिक वेट पे, है ना। तो लोगों ने सवाल किया कि जैसे आइसोटोप्स है ना, दो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो लोगों ने सवाल किया कि जब आपका बेसिस जो पीरियोडिक लॉ ये है, आपका जो पीरियोडिक लॉ ये है बच्चों कि आप एटॉमिक मास के बेस पे अरेंजमेंट कर रहे हो, तो ये जो दो क्लोरीन है, एक 35 एक 37, तो इसके लिए भी दो कॉलम बनाओ ना भाई, एक में 35 को रखो, एक में 37 को रखो। उसी तरह से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, क्या क्या, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, उसके लिए भी 3 कॉलम बनाओ, 3 बॉक्स में रखो उसको, क्योंकि इन तीनों के एटॉमिक मास तो डिफरेंट है। लेकिन वो तैयार नहीं हुए कि नहीं हम नहीं रखेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज, क्योंकि मेन तो आप प्रॉपर्टी स्टडी करोगे ना भाई, क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हो आप, प्रेडिक्टेबल क्यों बना रहे हो आप, ताकि आप उनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सको। तो क्लोरीन आपके पास क्या है 35 एक, और दूसरा क्लोरीन क्या है 37, लेकिन इनकी जब आप प्रॉपर्टीज को स्टडी करोगे तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या मिलेगी आपको, सेम। जब प्रॉपर्टी सेम है, आइदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, तो आपको करना क्या होगा, इसको एक ही ग्रुप में रखना होगा। 2 ग्रुप में आप कैसे रखोगे? तो हालांकि जब भाई आप लॉ कुछ और दे रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, नहीं, तो इसको लेके सवाल उठा कि आप बताइए पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को लेकर क्लियर करिए, तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट था बच्चों, डिमेरिट ऑफ मेंडलीफ लॉ। अच्छा, एनामेलस पेयर को लेकर भी थोड़ा झमेला हुआ। नहीं, एनामेलस पेयर का मतलब क्या है बच्चों, जरा आप ध्यान से देखिए। फिर कहा गया कि आपका जो बेसिस है वो एटॉमिक वेट है। जैसे देखिए आर्गन का एटॉमिक वेट होता है 39.9 और पोटासियम होता है 39.1। देखिए आपके पास जो आर्गन है वो क्या है 39.9 और पोटासियम क्या है 39.1। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पहले किसको आना चाहिए था, पोटासियम को, उसके बाद आर्गन, क्योंकि प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास बता रहे हो आप, तो पहले पोटासियम रखते फिर आर्गन, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट टेबल में पहले आर्गन रखा फिर पोटासियम, तो इसको कहा गया एनामेलस पेयर। भाई होना चाहिए था पोटासियम को पहले, उसके बाद आर्गन आता, लेकिन इन्होंने अपने प्रोडक्ट टेबल में पहले क्या रखा, आर्गन को, फिर पोटासियम को। इस पे सवाल उठा। नहीं, तो दीज एलिमेंट डज नॉट फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो ये जो पेयर्स थे दो, एक पेयर ये था, एक पेयर ये था, निकल कोबाल्ट भी था।
देखिए आपने निकल को कहाँ रख दिया भाई, निकल को 58.6 से पहले रखते हैं ना, और कोबाल्ट को बाद में रखते हैं, लेकिन आपने कोबाल्ट को बाद में रखा, निकल को सॉरी कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा। नहीं, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन हुआ, मतलब ये एनामेलस पेयर का भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कौन, मेंडलीफ। तो ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट था बच्चों, ड्रॉबैक था, लिमिटेशन था, डिमेरिट था। अब पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को लेकर भी यहाँ पे टेंशन हुई भाई, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कहाँ रखेंगे आप, तो आपके पास अल्कली मेटल भी है और हैलोजन भी है। नहीं, तो अल्कली मेटल और हैलोजन दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसे, जैसे अल्कली मेटल के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, इनके भी आउटरमोस्ट में एक होते हैं। अच्छा, हैलोजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, एक, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। दैट मीन्स कि ये तो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अल्कली मेटल की तरह भी और हैलोजन की भी तरह। तो आप इसको रखेंगे कहाँ भाई, अगर आप अल्कली में रखोगे तो ऑब्जेक्शन होगा, और हैलोजन में रखोगे तो भी ऑब्जेक्शन होगा। तो ये जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन था ये प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं हो पाया, तो इसको भी रख दिया गया लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में। अब आइए बच्चों, मॉडर्न, जिसको मोस्ले भी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता। क्या, जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, तो क्या होता है भाई, तो कहा गया कि एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होता है। अच्छा, तो देखिए इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हो, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दैट इज physical and chemical properties of element depends upon atomic number, not atomic weight। अरे, इन्होंने कहा कि एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, ना कि एटॉमिक मास पे। लोगों ने कहा अच्छा कैसे, तो कहा ये बताओ, मान लो आपके पास सोडियम है, ठीक है, आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे प्रेडिक्ट करोगे, तो कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम और देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। तो कहा कि अच्छा आप कैसे पता करोगे कि किसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे हम। तो कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप क्या यूज करोगे, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, तो कहा एटॉमिक नंबर। तो कहा जब आप एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर ये पता करते हो कि आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन से प्रिडिक्ट करते हो कि इनकी प्रॉपर्टी ये होगी, तो इसीलिए हमने एटॉमिक नंबर को प्रिडिक्ट फंक्शन कहा है। समझ में नहीं आया? कहा ऑफ कोर्स। अब हाइड्रोजन के लिए कहा हाइड्रोजन को हम अल्कली मेटल में रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। खत्म हो गई बात, ठीक है ना। तो ये मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ है बच्चों, जिससे प्रेडिक्ट टेबल बनाया गया। इसमें कहा गया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक वेट। अब देखो इन्होंने कहा कि हमारे प्रेडिक्ट टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होंगे और 18 ग्रुप्स होंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पीरियड कहलाता है, जो वर्टिकल लाइन है वो ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब कहा कि हम जो एलिमेंट्स होंगे उसको इस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कैटेगराइज करेंगे। नहीं तो जो पहला 2 ग्रुप होगा, फर्स्ट 2, वो कहलाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, तो वो एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सब ऑर्बिट में एंटर करे, अब उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहोगे बच्चों, ठीक है। फिर कहा उसके बाद जो 10 ग्रुप बनाएंगे हम, वो डी ब्लॉक का होगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे, तो फिर वही कॉन्सेप्ट
कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब ऑर्बिट में इंटर करता है तो आप उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहोगे। गेटिंग और नॉट? तो कहा अच्छा 10 क्यों बनाया आपने और इस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों लिया? तो कहा कि इस सब ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। आप जानते हो बच्चे, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम नंबर, वहां से डिसाइड हुआ था कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंटी स्पिन में। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी पढ़ा आपने। अच्छा, डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो आप? 10। तो जैसे D1 वाले जितने भी पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके पास भी D1 हो, ND1 मतलब 3D1, 4D1, 5D1, 6D1, उसको हम एक ग्रुप में डाल देंगे। D2 वाले को ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेंगे तो 10 ग्रुप मिल जाएगा ना हमें। तो पहले 2 ग्रुप को S ब्लॉक, बाकी 10 को क्या कहेंगे हम? D ब्लॉक। और उसके बाद 6 आएगा जिसको हम P ब्लॉक कहेंगे। फिर वही सवाल, P ब्लॉक एलिमेंट कहोगे किसको? तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब ऑर्बिट में एंटर कर जाए। और 6C ग्रुप क्यों बनाया आपने? क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन आपको पाई कर रख सकते हो आप मैक्सिमम, ठीक है। और F ब्लॉक को हमने अलग रखा 2 ग्रुप में, 7th और 8th पीरियड में हमने अलग रखा। ये ग्रुप 3rd में ही रखा गया, इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसका पीरियड आपका 6 और 7 होगा। तो इन दिस वे आप क्लासिफाई करोगे एलिमेंट को S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। और जो आप 18 बनाओगे क्या ग्रुप, उसमें पहला S ब्लॉक होगा 2, 10 उसके बाद D आएगा और बाकी 6 आपका क्या आएगा बच्चों? P ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, तो S ब्लॉक एलिमेंट के बारे में कहा गया कि वो एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सब ऑर्बिट में एंटर करे, दैट आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। इसका जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? NS122। या तो S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे 2 ग्रुप बनाया गया बच्चे, देख लीजिए। एक ग्रुप में आपका ग्रुप 1 है ना, जिसको आप अल्कली मेटल भी कहते हो। गेटिंग? इसको आप क्या कहते हो? अल्कली मेटल। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रोबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ये थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है, आप जानते हो रेडियो एक्टिव है भाई, नहीं? तो अगर आप चाहते हो कि ग्रुप 1 एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स हमें याद रहे, तो जनरली बच्चे ऐसे याद करते हैं, हेलिना करे रब से फरियाद। हेलिना, तो हेलिना हाइड्रोजन, ली नाइट्रोजन, ना सोडियम, करे मतलब पोटासियम, रब आरबी, रोबिडियम से सीजियम, और FR का मतलब फरियाद हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो बच्चों, हेलिना करे रब से फरियाद, ठीक है। अब आप ग्रुप 2 में देखिए, इसको आप अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हो। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्यों? तो देखिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं बच्चों। तो इसमें किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको NS2 मिलेगा। N की वैल्यू वेरी करेगी, कौन सा नंबर, और S2 फिक्स होगा, चाहे वो बेरिलियम हो या मैग्नीशियम हो। अगर आप देखिए तो ये होता है आपका 2S2, ये होता है 3S2, 4S2, 5S2, 6S2 एंड दिस इज व्हाट 7S2। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा बच्चों, तो इसे याद रखने के लिए आप कहेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। रजी पढ़ ले यार, है ना, केमिस्ट्री विद रजी सर, ठीक है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रजी, नहीं? तो जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, मेरा बच्चा भी अच्छे से पढ़ेगा, तो उसको हम स्कूटर तो लेंगे नहीं, आप तो बच्चे बुलेट मांगते हैं यार, ठीक है ना। चलो, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रजी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आया बच्चों P ब्लॉक एलिमेंट। तो P ब्लॉक में जैसे NS2, NP 1 to 6 आप रखेंगे, तो ऐसे P ब्लॉक में टोटल 6 बनाएंगे हम लोग, नहीं? जैसे ग्रुप 13 के लिए क्या बोलोगे? बेरियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये सफल पे जाया करो तो थैला लेके जाया करो भाई, वहां से क्या लाओगे आप? बैंगन आलू गाजर, किसमें?
थैला में। ये ग्रुप 13 एलिमेंट हो गया बच्चों। आगे देखते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट को कार्बन फैमिली कहते हैं, है ना। सबसे पहला एलिमेंट है कार्बन, तो इसको आप कहते हो कार्बन फैमिली, है ना। इसमें कौन कौन से एलिमेंट देखो, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो कहे सीता जी सुने प्रभु, है ना। कहे मतलब कार्बन, सीता, सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, सुने का मतलब एसएन टिन हो गया बच्चे, और प्रभु का मतलब पीबी, गेटिंग और नॉट। ये ग्रुप 14 है, इसको आप कार्बन फैमिली कहते हो बच्चों। अब आइए नाइट्रोजन फैमिली, ध्यान से देखो, ये बहुत ही बदमाश है भाई। ये इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है बच्चों, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये आपके पास है बिस्मथ। इसको कैसे याद रखोगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, समझे, हो ना हो। नेपाल ये तो है ही भिखारी, पाकिस्तान सुपर भिखारी, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ठीक ठाक है, सब भिखारी, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल भिखारी नंबर 1, पाकिस्तान सुपर भिखारी और ऑस्ट्रेलिया उसके बाद क्या है, सब भिखारी। आइए ग्रुप 16 एलिमेंट, इसको आप कहते हो ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, इसमें क्या क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिव है भी लास्ट वन, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अरे जो चीटिंग करते हो आप लोग, फरे ले आते हो, नहीं तो ये ओल्ड स्टाइल है, ठीक है। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, समझ में आ गया भाई, नहीं तो ये आपका ग्रुप 16 एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप 16 एलिमेंट। अच्छा ग्रुप 17 भी जानते होंगे आप, तो ग्रुप 17 में क्या क्या है बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो ये तो ऐसे याद रहता है, इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसको आप हैलोजन फैमिली कहते हो। हैलो मीन सॉल्ट, जेन मीन्स फॉर्मेशन, आप इसे कहते हो हैलोजन, है ना, दिस इज कॉल्ड हैलोजन। उसी तरह से आपके पास एक और है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप 18 एलिमेंट, ये लास्ट है। इसको इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हो बच्चे। क्या क्या होता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। ये भी बहुत फेमस होता है, इसको भी ऐसे याद रखिएगा। नहीं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये ग्रुप 18 एलिमेंट है जिसको आप इनर्ट गैस कहते हो, नोबल गैस कहते हो। और ये ग्रुप 17 है जिसको आप हैलोजन कहते हो, सॉल्ट प्रोड्यूसर कहते हो बच्चों। नहीं तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसको जरा आप रिवीजन कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है भाई, है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए बच्चे और बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे से सिर्फ नोट्स बनाओ, देखना आप बहुत एंजॉय करोगे। तो चलिए आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। अपना ख्याल रखना, पेरेंट्स का भी ख्याल रखना, ठीक है। और खूब ईमानदारी से पढ़ो, अच्छे इंसान बनो। बाय।